भारत सरकार में युवा मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं तो एंगल आपका बदलेगा नहीं। मंच पर उपस्थित भारत सरकार में युवा मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, लखनऊ के पूर्व मेयर श्रीमान दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में विधि मंत्री और मेरे मित्र भाई ब्रिजेश पाठक जी, और आज यहां पर जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आज आया हूं, ऐसे भाई संजय सेठ जी और लखनऊ शहर और लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र से उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वाभाविक है, चुनाव के कुछ दिन पहले मीटिंग रखी है, तो मेरा तो उद्देश्य यहां आने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी बात आप तक पहुंचाना है। परंतु मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि हम जो बात भारतीय जनता पार्टी लेकर इस चुनाव में निकली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कम और उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को लेकर निकली है, वो एजेंडा उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार गौरवशाली उत्तर प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार सबसे समृद्ध राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाना, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार सबसे सलामत राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाना, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार सबसे शिक्षित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाना और उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार देश का सांस्कृतिक नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करना, ये लक्ष्य लेकर हम 2014 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर काम कर रहे हैं। भैया बैठ जाइए आप प्लीज, मैं यहीं खड़ा रहकर बोलूंगा, आप जरा भी चिंता मत करिए। अरे बैठ जाओ अब भाई, मैं जिद्दी प्रकार का आदमी हूं, नहीं बोलूंगा। मित्रों, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि जनमानस की स्मृति बहुत अल्पजीवी होती है। जिस उत्तर प्रदेश को मैं बचपन से एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते देखता था, हमेशा आकर्षण रहता था। इतिहास का कोई भी पन्ना उठा लो, कोई भी कालखंड का पन्ना उठा लो, जिसमें उत्तर प्रदेश मिलता था। चाहे रामायण काल की बात हो, चाहे महाभारत काल की बात हो, चाहे मुगल काल की बात हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद की बात हो, उत्तर प्रदेश देश के इतिहास में, देश के सांस्कृतिक धारा प्रवाह में और देश के पुनर्निर्माण के यात्रा में केंद्र बिंदु रहता था। और देखते ही देखते जैसे जैसे उम्र और समझ बढ़ती गई, हमने उत्तर प्रदेश को गिरते हुए भी देखा। ये सारी चीजों में कोई ना कोई कारण से उत्तर प्रदेश गिरता गया और बाद में एक दौर आया, अस्थिरता का दौर आया। बार बार मुख्यमंत्री बदलने लगे, बार बार सरकारें बदलने लगी, बार बार पार्टियां बदलने लगी, पार्टियां टूटने लगी, बिगड़ने लगी, बनने लगी, और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अस्थिरता का दौर भी हमने देखा है।
और स्थिति यह आ गई कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की सूची में आ गया। बीमारी राज्यों की व्याख्या किसी विद्वान अर्थशास्त्री ने करी थी। उसमें बी से बिहार था, यू से उत्तर प्रदेश था, एम से मध्य प्रदेश था और एक राजस्थान था। ये चारों राज्यों को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि उसमें उत्तर प्रदेश में था। 2013 में देश में एक भयंकर असमंजस जैसी स्थिति आ गई। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। देश में बिल्कुल अराजकता का 2013 में माहौल था। देश की बाहरी सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, आंतरिक सुरक्षा जरा भी ठीक नहीं थी। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार एक फिल्मी कथा की तरह लोगों के मानस पटल पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिखाई पड़ते थे और सरकार निरुत्तर सी खड़ी थी। दुनिया ने भी देश को देखने का नजरिया बदलने लगा था। देश की सरकार इस तरह से चलती थी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को जानने वाले पंडित कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। एक ऐसा मंत्रिमंडल चलता था जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था। प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इस प्रकार की विचित्र प्रकार की स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि चुनाव हम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव अभियान भी चला। मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई और मेरा उत्तर प्रदेश की राजनीति से पहली बार प्रत्यक्ष संबंध आया। 2013 के मई के आसपास मैं उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश को दूर से देखते थे, नजदीक से देखने लगे। यहीं लखनऊ में रहता था, मगर दूर से देखता था कोई भी चीज कैसे ठीक नहीं हो सकती। नजदीक से आकर समस्याओं का विकराल स्वरूप देखकर अच्छे खासे व्यक्ति का आत्मविश्वास दिख जाए, इस प्रकार की स्थिति को हमने देखा। मैं सिर्फ राजनीतिक स्थिति की बात नहीं करता, समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर गर्त से भी नीचे तक स्थिति को सपा बसपा सपा के 15 साल के शासन ने पहुंचाया था। क्योंकि जो शासन नीतियों के आधार पर नहीं चलता, परिवार की विम्स के आधार पर चलता है, जो शासन सबके कल्याण के लिए काम नहीं करता, एक समूह के कल्याण के लिए काम करता है, जो शासन संविधान और कायदे और कानून के हिसाब से नहीं चलता, वोट बैंक को अपीस करने के लिए, इसका तुष्टीकरण करने के लिए चलता है, तो अपने आप समाज जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट आना शुरू होगी। और वो गिरावट की चरम सीमा 2013 में थी। उस वक्त हमने प्रचार चालू किया। मोदी जी ने उसके पहले एक लंबा समय गुजरात के अंदर शासन किया था और गुजरात के शासन की महक उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अंदर पहुंच चुकी थी। सबको लगता था कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। और एक राजनीतिक विश्लेषणकर्ता के नाते में उस समय का विश्लेषण करूं तो देश पूरा, देश के समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे गरीब से गरीब लोग हो, चाहे धनी से धनी लोग हो, विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो या अनपढ़ अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ऐसा सोचता था कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गई है, ये डिलीवर नहीं कर पाए। और उस वक्त मोदी जी ने गुजरात में जो शासन चलाया वो सबको एक दरिया में दूर से दिखाई देने वाली अमास की रात्रि में दीवा दांडी जैसे दिखाई पड़ता है, ऐसी लाइट दिखाई पड़ी कि ये व्यक्ति शायद कुछ कर सकता है। और देश पूरा उनके पीछे जुड़ा और देश में परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मैं बाय रोड हर जनपद, हर तहसील पर जाने का प्रयास किया था, मेरी पार्टी के संगठन के काम के लिए, चुनाव के काम।
उत्तर प्रदेश को जाना, पहचाना, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को भी पहचाना, और मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी तब उसके बाद में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का एक यज्ञ और यत्न दोनों शुरू हुए। मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश के आगे ले जाने का जो यत्न किया, प्रयास किया, वो प्रयास में सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकार थी। कोई भी स्कीम भेजो उसको वो अपनी वोट बैंक के सांचे में डालकर उसको सीमित कर देते थे। आप एक जाति के हो तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मानो राशन भेजो तो एक जाति और एक धर्म को लोगों को ही मिलेगा। घर भेजो तो एक जाति और एक धर्म के लोगों को। कोई भी स्कीम को भेजो, इसको सिकुड़ कर उसका दायरा 20% के अंदर कर देते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में फीता ही काटना, उद्घाटन करने की नौबत ही नहीं आती थी। फिर प्रोजेक्ट चलते रहते थे सालों सालों तक, प्रोजेक्ट भुला भी दिए जाते थे। मैं बीच में बाद में पूरी बात बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा जरा ज्यादा गंभीर हो गए, हंसाने के लिए कहता हूं। अभी अभी 2 सिंचाई योजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया, इसकी आयु मुझसे ज्यादा है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने जिसका भूमि पूजन किया था, उसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने अभी अभी किया। 57 तो मुझे ही हो गए। 59 साल की आयु वाली वो योजनाएं थी जिसका पत्थर भी गुम हो गया था। हमने ढूंढ ढांड कर जवाहरलाल जी का नाम रखकर पत्थर को फिर से लगवाने का काम किया। इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर थी, और उस वक्त ये बहुत जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बने जो सरकार राजनीतिक स्थिरता दे, जो सरकार नीतियों की दृष्टि से सातत्यपूर्ण तरीके से चले, कानून और व्यवस्था को ठीक करे, जो सरकार ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर करप्शन का कोई स्थान न हो, पारदर्शी हो, वचन में भी पारदर्शिता हो, कृति में भी पारदर्शिता हो, और जो सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील हो। ये 5 आयाम सरकार के हो, ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी थी, वरना उत्तर प्रदेश का पुनरुत्थान, उत्तर प्रदेश का पुनर्निर्माण और उत्तर प्रदेश के गौरव की पुनर्स्थापना असंभव थी। हमें उस वक्त कोई चेहरा तो तय नहीं कर पाए, मगर मोदी जी के नेतृत्व पर सबको भरोसा था। हम चुनाव में कूदे, नोटबंदी हुई, नोटबंदी के कारण सबके हौसले बुलंद थे, साफ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जब निकले और फिर से एक बार 2014 की तरह हमारी चुनाव अभियान शुरू हुआ, चलते 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 अंत में जब काउंटिंग हुआ, 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। और मैं आज आपके सामने आया हूं, अगले 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर दीजिए, ये कहने के लिए आया हूं। परंतु साथ में हमने जो वादा किया था राजनीतिक स्थिरता का, हमने जो वादा किया था सातत्यपूर्ण नीतियों का, हमने जो वादा किया था कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बदलने का, हमने जो वादा किया था पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जो कहा वो करने वाली सरकार का, और हमने एक वादा किया था संवेदनशील सरकार का, वो वादों का हिसाब किताब भी मैं लेकर आया हूं। मुझे आपका समर्थन जरूर चाहिए, मेरी पार्टी को आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए, हमारे सभी प्रत्याशियों को आपका समर्थन और आशीर्वाद दोनों चाहिए, परंतु हमारे काम के आधार पर चाहिए और विनम्रता के साथ एक काम हम आपके सामने रखे। इसलिए आज मुझे यहां पार्टी ने खड़ा रहने का काम किया। मित्रों, 2014, 17 और 19 में तीनों चुनाव में हमने विजय प्राप्त करी। वो विजय में हमारा कुछ नहीं था। मैं बहुत मन से बात करना चाहता हूं, 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, ये विजय में हमारा कुछ नहीं था, आपका ही आशीर्वाद और समर्थन था जिसने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जीता।
और उसके आधार पर जब सरकार चलाने का मौका आया तब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश पहले क्या था और अब क्या बनाना है। इसके आधार पर 2017 का हमारा घोषणा पत्र हमने जारी किया था। मैं बड़ी बड़ी बात करूं तो घोषणा पत्र के 92.6% वादों को आज पूरा कर कर हम आपके साथ सामने खड़े हैं। 92.6% वादे हमने समाप्त कर दिए। कुछ चीजें तो आपके ध्यान में भी है, मगर मैं कुछ चीजों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश, मैंने जैसे कहा, महाभारत कालीन सभ्यता यहां है, रामायण कालीन सभ्यता है। तो उत्तर प्रदेश को यहां का व्यापार, यहां की कला, यह भी महाभारत कालीन और रामायण कालीन है। रामायण काल से चली आ रही, महाभारत काल में ज्यादा पृष्ठ हुई, उसके बाद में और पृष्ठ। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं जिसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में मुझे उस वक्त बहुत पत्रकारों ने पूछा था इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा इससे। हमने कहा था एक जनपद एक उत्पाद हम तय करेंगे, और एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो परंपरागत उत्पाद थे हर जनपद के, उसके मार्केटिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार पूरा करेगी और उनको वो उत्पाद में उत्पादन करने के लिए कार्यशील मूड़ी और पूंजीगत मूड़ी भी देगी। आज मैं आपको कहने आया हूं 80 के 80 जनपद के एक एक उत्पाद तय हो चुके हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे रोजगारी प्राप्त करें। एक छोटा सा विचार 1.5 करोड़ लोगों को रोजगारी देता है। और आज जब कन्नौज का अत्तर विदेश में भी जाता है और उत्तर प्रदेश की ब्रांड बनाता है, तब जाकर संतोष होता है कि एक छोटा सा काम कितना परिणाम दे सकता है। मित्रों, मैं क्रम में ही बोलूंगा कि संजय सेठ जी ने हुक्म किया है कि 40 मिनट में मुझे समाप्त करना है, तो आप लोगों का समय भी बहुत मूल्यवान है। तो सबसे पहले हमने राजनीतिक स्थिरता दी। हमने एक ऐसी सरकार बनाई जो 325 सीटों के बहुमत के साथ थी। योगी जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली। कोई टांग खींचाई नहीं, कोई उठापटक नहीं, कोई मुख्यमंत्री की बदल नहीं, कोई ज्यादा मंत्री परिषद में भी बदलाव नहीं, और एक राजनीतिक स्थिरता के साथ सरकार चलाने का हमने काम किया। मैं इसलिए कह रहा कि राजनीतिक स्थिति और पार्टियों में भी होती है। मानो कांग्रेस पार्टी, तो वहां राजनीतिक स्थितियां पीढ़ियों की है और कोई बन ही नहीं सकता। गांधी परिवार के अलावा कोई बन ही नहीं सकता। एसपी तो मुलायम सिंह, अब अखिलेश जी, बाद में जो बच्चा होगा, जो बड़ा हो जाएगा वो आएगा। तो वहां पर भी राजनीतिक स्थिरता है, मगर ये राजनीतिक स्थिरता अलग प्रकार की है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ सबको समन्वय कर चलने का, नेतृत्व का स्वभाव बनाना और उसके बाद भी राजनीतिक स्थिरता रखना, नीतियों में सातत्यपूर्ण तरीके से इसका अमल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया और आज इसके सुफल उत्तर प्रदेश को भी मिल रहे हैं। और जब मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ की आबादी है, तो उत्तर प्रदेश को साथ साथ देश को भी मिल रहे हैं। दूसरा मैंने मुद्दा कहा कि सातत्यपूर्ण नीतियों के आधार पर चले। आज मैं कह सकता हूं आपको कि हमने सबसे पहले तय किया था कि जिस प्रदेश में अगर 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ना है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता तो वो प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 5 साल में प्रस्तावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज 8 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं।
70 साल में 2 आधे अधूरे प्रयास अच्छा था, इसलिए मैं इसको एक्सप्रेसवे कह ही देता हूं, मगर एक्सप्रेसवे न कह सके ऐसे 2 एक्सप्रेसवे आधे अधूरे कोई बना कर गया था। हमने 5 साल में 5 एक्सप्रेसवे नए जोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश को एक कनेक्टिविटी देने का काम, और अगले 5 साल में एक्सप्रेसवे के साथ सारे जनपदों को जोड़ने की योजना है। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा प्रदेश जो पूरे यूरोप जितनी आबादी रखता है, उसको 5 एक्सप्रेसवे से वाराणसी, सोनभद्र से लेकर गाजियाबाद और तराई से लेकर लखनऊ तक जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, परंतु इसके साथ अब हम हर जनपद को जोड़ना चाहते हैं। लगभग 14,471 किलोमीटर जो रोड्स बने थे उसका चौड़ीकरण भी किया और सुदृढ़ीकरण भी किया, इसको मजबूती प्रदान की, और उसको 4 वे थे वहां 6 वे, 2 वे थे वहां 4 वे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक 5 ही साल के अंदर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी, लखनऊ आदि अखिलेश जी कर गए, ट्रायल दिखा दिया था। इस सारे शहरों में मेट्रो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 10 शहरों में मेट्रो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अलावा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी वायबिलिटी चेक करने में ही कई साल चले जाते। हमने सबसे पहला काम किया कि वायबिलिटी चेक ही नहीं करनी है, ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए वायबल है कर हमने उसको शुरू किया, और आज 10 के 10 शहरों में मेट्रो का काम शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट समिति के अंदर पहले मैंने एक इन्वेस्टमेंट समिति में देखा हूं, अफसर तो वही थे, मुख्यमंत्री बदल गए थे। ये हमारी लोकतंत्र की तासीर, अफसर वही थे, मुख्यमंत्री बदल गए थे। मैंने इन्वेस्टमेंट समिति दिल्ली में देखा था। वहां एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई इन्वेस्टमेंट समिति है उत्तर प्रदेश की, आप दिल्ली में काहे को कर रहे हो? अखिलेश जी नए थे, उन्होंने कहा वहां कानून और व्यवस्था के कारण सब लोग आना नहीं चाहते, इसलिए हम दिल्ली चले आए। अरे भले आदमी, कानून और व्यवस्था के कारण लखनऊ कोई आना नहीं चाहता तो अपने रुपये लगाकर इंडस्ट्री कैसे वहां लगाएगा, ये तो पहला समझो। हमने यही इन्वेस्टमेंट समिति करा, 4.68 लाख करोड़ के एमओयू किए, और इसमें से मैं ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आया था। 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर दी। मैं इसमें सरकारी योजनाओं को नहीं गिनता, 44,000 की केंद्र बेतवा योजना बनेगी, या एक्सप्रेसवे बनेंगे, मेट्रो बनेंगे, ये सब नहीं गिनता। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण कर दिया है, और 6,800 का निर्माण कार्याधीन है। जिस राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न हो, वो राज्य कभी प्रगति नहीं कर सकता। मैं तो उत्तर प्रदेश के ब्लॉक लेवल पर इसके भी नीचे जाता हूं। मैं कई लोगों को पूछता हूं कि भाई पहले बिजली आती थी क्या? लखनऊ वालों को ये पीड़ा नहीं मालूम होगी, क्योंकि उन्होंने एक काम ठीक किया था कि बाकी जो हो, सैफई और लखनऊ में 24 घंटा बिजली देते थे, बाकी उत्तर प्रदेश का जो हो। मगर मैं गारंटी से कहता हूं, हर महानगर में 24 घंटा बिजली और हर गांव में मिनिमम 22 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और मोदी जी ने इसके लिए ढेर सारा रुपया भेजा, योजनाएं भेजी। आज उत्तर प्रदेश के 1,42,00,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारा दुर्भाग्य है और अफसोस भी है कि आजादी के 70 साल के बाद उत्तर प्रदेश में 1,42,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था, एक लट्टू भी नहीं था।
आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं। लगभग 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं और हमने लक्ष्य रखा है कि 2024 के पहले, हमारे घोषणा पत्र में भी लेकर आए हैं, 2024 के पहले एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना घर नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश में घर बगैर के व्यक्ति को रहने ही नहीं देंगे, हर एक को घर देंगे तो उसको घर ही मिल जाएगा। लगभग स्मार्ट सिटी के माध्यम से ढेर सारे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं को इतने शहरों में हमने उसका जाला बिछाने का काम किया। 20,000 करोड़ रुपया शुद्ध रूप से भारत सरकार स्मार्ट सिटी के लिए खर्च करेगी, जिससे इसका विकास होगा। और राज्य सरकार ने भी और 7 नगरों को राज्य सरकार के वित्त पोषण से स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। राजीव गांधी जी नमामि गंगे की योजना शुरू कर गए थे, पूरा करने का सौभाग्य मोदी जी के नसीब में था। तब से चलता था। मुझे मालूम नहीं इलाहाबाद कुंभ में, प्रयागराज के कुंभ में आप में से कितने लोगों ने स्नान किया। मैं तो गया हूं, आचमन भी किया हूं, स्नान भी किया हूं और तब जाकर मालूम पड़ा कि योजना पूर्ण हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गंगा पूरी देश का आस्था का केंद्र है और गंगा की गंदगी पूरी दुनिया के लिए हमारे समाज जीवन का परिचय कराने वाली है। ये परिवर्तन हमने बहुत कम समय के लिए किया है। इंडस्ट्री के अंदर भी लगभग इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब 9वें स्थान पर था देश की इकोनॉमी के तालिका में, 9वें स्थान पर। 22 करोड़ की आबादी, सिर्फ खाने पीने का खर्च करो तो भी 15 नंबर तक तो पहुंच जाते हो। 22 करोड़ लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करो तो, मगर हम 9वें नंबर पर थे। 5 ही साल में हम 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर आने का काम भारतीय जनता पार्टी, और मैं विश्वास दिलाता हूं, हमें 5 साल पूरे नहीं चाहिए, आप सरकार बना दीजिए, अगले 2 साल में ही उत्तर प्रदेश पूरे देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा, 1 नंबर की अर्थव्यवस्था। केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसके आधार पर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आया है और 80 तक उत्तर प्रदेश की विकास दर भारत की एवरेज विकास दर से ज्यादा रहती थी हमेशा। 51 से आंकड़ा मेंटेन होना शुरू हुआ है, 51 से 80 तक ये ज्यादा रहती थी। फिर गिरावट शुरू हुई और आज मैं कह सकता हूं कि हम फिर से नेशनल एवरेज के करीब पहुंच चुके हैं। कुछ समय के अंदर तालिका में भी ऊपर जाना शुरू कर देंगे। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी डॉक्टर को लगेगा कि भाई हम तो रह ही रहे, ऐसा नहीं है। हम समाज के साथ जुड़े हैं, प्रदेश के साथ जुड़े हैं, प्रदेश के भविष्य के साथ, प्रदेश के साथ हमारा भविष्य जुड़ा है, हमारी पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है। इसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है और ये निर्णय करने का अधिकार संविधान ने हर नागरिक को दिया है। और उसमें मेरे सामने जो नागरिक बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि आपका सिर्फ एक वोट नहीं है, आपकी जिम्मेदारी वातावरण बनाने की भी है। आप वातावरण बना सकते हो, इसलिए मैं आपको ये बात कहता हूं। एफडीआई 98 तक राष्ट्रीय एफडीआई में से सिर्फ 2% मिला था, इसको भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने का काम किया है। ढेर सारे मैंने जो आगे कहा, इस तरह से
वाराणसी में हथकरघा, फिर ढेर सारे जिलों के, बुलंदशहर में खुर्जा मिट्टी, ढेर सारे जनपद के एक एक हमने उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान देने का काम किया है। और आज गवर्नेंस के सारे मापदंड, ईज ऑफ डूइंग का हो, गवर्नेंस इंडेक्स हो, सब में उत्तर प्रदेश आज 1 से 3 के अंदर लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करा है। लगभग अर्थव्यवस्था हमें सरकार मिली तब 11 लाख समथिंग, 11 लाख करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी। आज हम 22 लाख करोड़ तक एक 5 साल में ही डबल कर आपके सामने उपस्थित हुए। मित्रों, प्रति व्यक्ति आय इसमें 2.3 गुना बढ़ोतरी करी। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 5 साल के अंदर 2.3 गुना बढ़ोतरी करी और सामाजिक इंडेक्स के अंदर 80% का सुधार किया है। ये काम जो हुए हैं ये सिर्फ 5 साल में हुआ है। और आज 44 योजनाएं भारत सरकार की है, जिसमें उत्तर प्रदेश मतलब 56 में से 44 में उत्तर प्रदेश देश में 1 नंबर है इंप्लीमेंटेशन के अंदर। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम प्रथम हो गए। स्मार्ट सिटी अवार्ड 3 साल से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इंप्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME की स्थापना में पूरे देश में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। शौचालय 5 साल में लगाने में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। किसान सम्मान निधि प्राप्त जिनको हो रही है, ऐसे किसानों की संख्या में उत्तर प्रदेश 1 नंबर है। एक भी चीज में उत्तर प्रदेश उत्पादन में पहले 1 नंबर पर नहीं था। अब ध्यान से सुनेगा, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध में भी उत्तर प्रदेश आज देश में 1 नंबर पर पहुंचा है। ये बताता है कितना सार्वत्रिक दृष्टि से सम विकास करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। नौकरी और रोजगार सृजन में भी जो 2017 में बेकारी की दर 17.5 थी, वो घटकर 4.1 हो गई है। और ये आंकड़े सारे ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मैंने पहले कहा कि ढेर सारे कनेक्टिविटी के काम भी हमने किए हैं और लगभग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1 दर्जन नीतियां बनाई है। 186 सुधार करे हैं, पोर्टल 327 बनाए हैं और लगभग 40 से ज्यादा विदेशी कंपनी आज यहां पर उत्पादन शुरू कर चुकी है। इसका मतलब है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ देश का नहीं, विदेश का भी निवेश आने वाला है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले छर्रे और कट्टे बनते थे, वहां पर आज मिसाइल्स और गोला बन रहा है जो देश की सुरक्षा 24 घंटे करने में सक्षम है। स्वाभाविक है, रक्षा मंत्री जी यहीं से है तो उत्तर प्रदेश को उसका फायदा मिलना ही है। तो लखनऊ से लेकर बुंदेलखंड तक एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, जिसके अंदर ढेर सारा इकाई लगे थे, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी मौके की निर्मित करता है। लगभग 1,88,000 करोड़ का निवेश नया गत 1 साल के अंदर आया है, टोटल 3 लाख करोड़ में से। नोएडा में 6,000 करोड़ की लागत से स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की है। लगभग एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अमेरिकी उत्तर प्रदेश के RRTS कॉरिडोर के लिए मंजूर किया है और वो मंजूरी इनकी एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के पैरामीटर्स में चेक कर दी जाती है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं, सबसे बड़ी बात आपको कहने आया हूं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। आप सभी लोगों को ये बात, हम पसंद आए ना आए, ये बात स्वीकारनी पड़ेगी
कि एक ही कालखंड ऐसा आया 15 साल में जिसमें आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। पूरे जनपदों में मैं घूमकर आज यहां आया हूं, हर जगह में बड़े आवाज से पूछता हूं कोई बाहुबली है भाई, कोई माफिया है भाई। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की लचर परिस्थिति को भारतीय जनता पार्टी ने सुधारा है और इसके लिए ढेर सारे काम हमने किए हैं। आज मैं आपको कुछ आंकड़े भी जरूर बताना चाहता हूं मित्रों। हमने लगभग डकैती, खून, बलात्कार, धाड़, ऐसे 5 जो मुख्य गुनाह हैं उसमें 50% से ज्यादा, 70% से 50% की रेंज में कटौती करने का काम। और पहले कौन जाति है वो सोचकर एफआईआर दर्ज होती थी, एक धर्म विशेष के लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुनाह क्या है वो देखकर एफआईआर रजिस्टर करने की शुरुआत करी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था में सुधार की नींव डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन का, वहीवटी तंत्र का राजनीतिकरण हो गया। हमने दोनों को दूर किया, राजनीति में से अपराधीकरण को भी समाप्त किया है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो राजनीतिकरण हुआ था वो भी समाप्त कर दिया है। आज कोई भी अफसर संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से फैसले लेते हैं। वो किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इसके आधार पर फैसला नहीं लेता है। और इसके कारण ढेर सारी चीजें ठीक होने लगी। और इंप्लीमेंटेशन, पहले उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंटेशन के बहुत बड़े प्रॉब्लम थे। आज देश में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला राज्य अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। ये पहले संभव ही नहीं था। कोरोना आया तब सबको डर लगता था, न जाने कितने लोग भूख से मर जाएं, मगर उसको भी संभाला गया। और इसके साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने आगे बढ़ाया गया। सबसे ज्यादा टेस्टिंग हमने उत्तर प्रदेश में हुआ है, देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं। लगभग 541 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, 15 लाख बेड बनाए गए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया है, 40 मेडिकल कॉलेजें बनाई गई है, 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई गई है, 28 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाई गई है, 32 नर्सिंग कॉलेज बनाई गई है। ये सारी चीजों को एक 5 साल के अंदर किया है। आपको लगेगा कि एक वोट देना है, इसमें इतनी सारी भाषण अमित भाई क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वोट का सवाल नहीं है, आपका मन से जुड़ना है विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं मिलता, कोई सरकार की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्या होती है? इसका संवैधानिक आयुष्य तो 5 साल होता है। वो तो पूरा कर लेगी अगर बहुमत है तो। सबने किया, बहन जी ने भी किया है, अखिलेश जी ने भी किया है, हम भी कर देंगे। मगर जनमानस के अंदर परिवर्तन, जनमानस के अंदर आकांक्षा जगाना, जनमानस के अंदर उत्साह जगाना, जनमानस के अंदर आशा जगाना, आकांक्षा जगाना, उत्साह जगाना, आत्मविश्वास जगाना, ये किसी भी शासन की बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं कहता हूं, हमने आशाओं को भी जगाया है, हमने आत्मविश्वास को भी जगाया है और उत्साह को भी जगाया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। आज मोदी जी ने देश भर में हम विश्व में प्रथम क्यों न हो, ये सोचने की आदत डाली। और मैं भी उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश ने भी सोचने की आदत डालनी चाहिए, हम देश में सर्वप्रथम क्यों न हो, होने का अधिकार नैसर्गिक रूप से उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, भूभाग सबसे बड़ा है, आबादी सबसे ज्यादा है, पानी सबसे ज्यादा है, उर्वरा भूमि, गंगा जमुना का मैदान है, ताकतवान युवा है, इंटेलेक्चुअल युवा है, क्या नहीं है, सब कुछ है। एक अच्छी व्यवस्था चाहिए और व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, 5 ही साल में
10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी हमने बनाने का काम किया, 51 कॉलेज बनाने का काम किया, 79 कॉलेजों को पुनर्निर्माण किया, लगभग 40 मेडिकल कॉलेज बनाए और आज इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और कस्तूरबा विद्यालय खोलने में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मैं आपको वादा कर जाता हूं, अगले 5 साल में एक भी जनपद ऐसा नहीं होगा जहां मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। एक कमिटमेंट होता है तो ही होता है, और वो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे बड़ा मेरा मुद्दा था भ्रष्टाचार। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, सभी विचार के लोग होंगे, सपा को मानने वाले भी होंगे, बसपा को मानने वाले, कांग्रेस को भी मानने वाले, किसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। संजय सेठ तो सेक्युलर टाइप के व्यक्ति है, सभी वर्गों में उसकी पैंट है, सबको बुलाते हैं, हमें भी आपत्ति नहीं है। मैं आपको खुले मंच में पूछना चाहता हूं कि पहले जो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, भर्ती से लेकर ठेके देने में आपके कान पर योगी सरकार का एक भी बड़ा स्कैम आया हो तो आप खुले मंच में मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हमने सरकार चले, वर्ग 3 और 4 की सारी भर्तियों में से इंटरव्यू ही गायब कर दिए। जो बच्चा सबसे ज्यादा मार्क लाया होगा उसके घर पर अपॉइंटमेंट लेटर चला जाएगा कि तुझे चपरासी की नौकरी मिल गई, कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। ये वही सरकार कर सकती है जिसके मन में संवेदनशीलता हो। वही सरकार कर सकती है कि 100 रुपया आया है केंद्र से, 125 बनाकर मेरे प्रदेश का कैसे काम करूं, वो जिसके मन में सोच हो वही सरकार कर सकती है, और वो हमने किया है। और सबसे बड़ी बात है संवेदनशीलता। नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में उनको एनडीए का नेता चुना गया, एक बात लोगों के सामने कही थी, पूरा देश सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, और ये सभी का उतना ही अधिकार है जितना सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति का है। मुझे मालूम है मैं किस फोरम में बोल रहा हूं, मगर मैं बोलना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सोनभद्र में, देवरिया में, बलिया में किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, वो घर की महिलाओं की हालत क्या होती है? आप कल्पना कर सकते हैं सुबह इनकी स्थिति क्या होती होगी, कितनी शर्म महसूस होती है। 70 साल तक किसी ने नहीं सोचा। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1,42 लाख लोगों के घर में बिजली नहीं है, इसके बच्चे पढ़ते कैसे होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं जिनकी आमदनी 3,000 रुपए से ज्यादा है प्रति माह, वो व्यक्ति अपना इलाज कैसे कराता होगा? आप कल्पना कर सकते हैं जिसके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, उसका घर टहनियां और कंडे जलाकर कैसे धुएं से भर जाता होगा? वो माता को फाइब्रोसिस हो जाता था, इसकी आंख की ज्योति चली जाती थी, और 60 साल की आयु में वो मृत्यु के शरण होती थी। और आजादी के 70 साल की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय में ढेर सारे काम किए। इसलिए बताना चाहता हूं कि लखनऊ वालों की भी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छा जीवन मिले, वो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी, हम सभी की। उसकी नहीं है। अगर उसकी चिंता उसने ही करनी है तो संविधान का क्या फायदा? क्यों ये बड़ी बड़ी सरकारें चलती है? क्यों राज्य सरकार चलती है? क्यों केंद्र सरकार चलती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संविधान इसलिए है कि उसकी चिंता करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, जो राज्य सरकार चुनकर आती है उसकी है। और मित्रों, अब मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लाए, 1,67,00,000 उत्तर प्रदेश के घरों में गैस का कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,67,00,000 घरों में से धुआं गायब कर दिया। 1,42,00,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का कनेक्शन पहुंचाकर 2-2 एलईडी के लट्टू उसके घर में हमने देने का काम किया। 1,42,00,000 लोगों के घर में आजादी के 70 साल के बाद आज बिजली पहुंची। 2,61,00,000 घर ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय पहुंचा है आजादी के 70 साल के बाद।
वो मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां आज सम्मान के साथ जी रही है कि मुझे कोई खराब दृष्टि से देख नहीं सकता, मेरे भी घर में शौचालय है। वो शौचालय को आज लग्जरी मानती। मित्रों, लगभग 82 लाख लोगों को हमने घर दिया है। 15 करोड़ लोगों को कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति 2 साल तक प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाकर उसकी रोजगारी बंद हो गई थी, इसके घर का चूल्हा जलाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, और योगी जी ने तेल, दलहन और नमक देकर उसको बाकी की रसोई में भी सुविधाएं दी। मित्रों, लगभग 3 करोड़ 76 लाख किसानों से जिनको ऋण लेना है तो 6,000 से ज्यादा मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि जमीन ही उसकी नहीं। अब 6,000 ऋण लेता था, भर नहीं पाता था, ऋण ही बन जाता था। बार बार डिमांड आती थी कि ऋण माफ करो। मोदी जी ने ऋण लेने की संभावना ही समाप्त कर दी थी। हर व्यक्ति को 6,000 रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया कि भैया ये तेरा 6,000, तुम्हारा कृषि का काम करो, तुम्हें ऋण लेने की जरूरत नहीं है। लगभग 23,000 करोड़ रुपया 23,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को ट्रांसफर करने का काम किया है। 37,600 करोड़ रुपया, और इसके साथ साथ 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक कोई भी 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक कोई भी बीमारी आए, कोई भी अस्पताल में जाना हो, 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज भारत सरकार, मोदी जी भर रहे हैं। उसको बीमारी के बोझ से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान हमें संवेदनशील बनाने की सीख देता है। सरकारों को संवेदनशील होना, जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार होनी चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में ये लगभग 1 करोड़ घर हर मामले में रखने वालों के मन में एक टीस, एक दर्द पैदा करने के लिए आज मैं कह रहा हूं कि हमें मालूम नहीं है कि हमारा वोट सोचे समझे बगैर अगर कहीं देते हैं तो वो 1 करोड़ गरीबों का क्या होगा। अगर सोच कर देते हैं तो वो 1 करोड़ गरीब को मन में आज आशा, अपेक्षा, उमंग, उत्साह जगी है। वो देश की विकास यात्रा में जुड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये सरकारें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा इसके साथ रिश्ता है, इसने मेरा एक कुछ काम कर दिया है, ये मेरे यहाँ दवाई कराता है, ये मुझे मिलने आया था भोजन पे, ये क्राइटेरिया नहीं होते। क्राइटेरिया समग्र यूपी का समग्रता से विकास कौन कर सकता है, वो क्राइटेरिया है। जातिवाद के बगैर कौन सरकार चलाता है, वो क्राइटेरिया। तुष्टीकरण के बगैर कौन सरकार चलाता है, वो क्राइटेरिया। डेमोक्रेसी के सिद्धांतों में मानकर परिवारवाद के बगैर कौन सरकारें चलाता है, वो क्राइटेरिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकारें कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। अंत में 5 मिनट में मैं कुछ बताना चाहता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश का इतिहास है, उत्तर प्रदेश का गौरव भी है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से उत्तर प्रदेश ने देश का नेतृत्व किया है। 3 बड़े मसले थे, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और विंध्यवासिनी का मंदिर। तीनों मसलों का समाधान मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मोदी जी के नेतृत्व में एक 5 साल में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त। राम मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है और भव्य विंध्यवासिनी का धाम भी बनने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की परंपरा है, इसको किसी ने धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये हमारा सांस्कृतिक गौरव है, जिसको पूरा देश, पूरी दुनिया जिसका सम्मान करे। वो धरोहरों को फिर से एक बार पुनर्निर्माण कर गौरवान्वित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ज्यादा बात नहीं करनी है, कुछ ज्यादा ही हो गई है, परंतु आज मुझे बुलाया था, मैंने भी मौका लपका कि एक बार आप लोगों के साथ बात कर आपके मन में भी थोड़ी सी संवेदना जगाने का प्रयास करूं। आपने धैर्य से मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री जी, आपने आज हमको संबोधन दिया।